हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं और आज हमारा लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी समझ में आए होंगे, जिसमें मैंने आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हमने दूसरे सेक्शन में बात किया था सॉल्युबिलिटी के बारे में, फिर तीसरे सेक्शन में हमने बात किया था वेपर प्रेशर के बारे में, एजियोट्रॉप्स के बारे में, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसको सबसे पहले समझेंगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन क्या पढ़ते हैं बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से समझिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसमें अपन लोग क्या पढ़ते हैं बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो इसमें अपन लिखते हैं द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, द प्रॉपर्टी which depends upon number of solute particles not nature। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, हम ऐसी प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं बेटा। अब बेटा हम इसमें आगे बात करने जा रहे हैं कि क्या है नंबर पर डिपेंड करती है, क्या है। तो बेटा इसको समझो, थोड़ा समझो। इस प्रॉपर्टी को अपन डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक प्रॉपर्टी। लोकतांत्रिक, अब हिंदी भैया थोड़ी कमजोर है, समझ लीजिएगा। लोकतांत्रिक जान लिखूंगा नहीं, लोकतांत्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या होती है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। लोकतांत्रिक प्रॉपर्टी ऐसे मान लो हमारे देश में चुनाव होते हैं बेटा। चुनाव में क्या होता है भैया कि हम ये डिपेंड नहीं करता कि कौन वोट दे रहा है, डिपेंड ये करता है कि कितने वोट मिले हैं। मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी को बनना है, हमें लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, हमको देखना है कि किसी पार्टी ने पाए 100 वोट, किसी पार्टी ने पाए 150 वोट। तो बताओ कौन जीतेगा? 150 वोट। ये डिपेंड नहीं करता कि इसको 100 वोट देने वाला किस कास्ट से था, कौन सी बिरादरी थी, क्या था क्या नहीं, इससे मतलब नहीं है। बस उसने 150 वोट पाए तो वो जीतेगा, उसने 100 वोट पाए तो वो हारेगा। इसलिए ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। और ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं बेटा? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया भैया? अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है, ये सबसे पहले अपन को पढ़ना होता है। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी होती है भैया हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी क्या होती है भैया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझो, फिर से मैं सारी चीजें समझाता हूं आपको। देखो भैया कितने तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले हमें यह पता करना होता है। हमारे पास 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं भैया। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी होती है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी होती है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर।
हम एक करके इन सारे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज क्या बताती हैं और क्या होती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फिर समझाऊंगा डिप्रेशन और देन बात करूंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। वो तो मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको लिख दिया कि इन्हें भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो भैया, हम पहली बात करने जा रहे हैं। पहली बात हमारी होने जा रही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन शब्द ही हमें कह रहा है, एलिवेशन शब्द से समझ में आ रहा है किसी भी चीज का बढ़ना। एलिवेशन शब्द से क्या समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का बढ़ना। जैसे आप देखते हैं एलिवेटर्स लगे होते हैं अपने मॉल वॉल में, वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन वो ऊपर की तरफ जो सीढ़ियां जा रही होती हैं उनको अपन एलिवेटर कहते हैं। कि हम किसी भी चीज को जब बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? जैसे मान लो हमने कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिया, हमने कोई प्योर सॉल्वेंट जब लिया तो उसका वेपर प्रेशर बेटा P0 था। तो हम यहां पे वेपर प्रेशर को कंसिडर ना करके अपन बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज TB0। इसको मैं बोल देता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB0। अब हुआ क्या, तुमने इसमें थोड़ा सा NaCl ऐड कर दिया। पानी था, मान लो प्योर सॉल्वेंट था, इसमें थोड़ा सा कुछ तुमने सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए। इसमें तुमने थोड़े से सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो TB हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? TB हो गया। इसको बोलेंगे अपन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा कि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा? आप कॉमन सेंस लगा के बताओ, आप कॉमन सेंस लगा के बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप खुद सोचो, जैसे मान लो आप घरों में चाय बनाते हो, ठीक? जब चाय बना रहे होते हो तो दूध, पानी डालते हो, दूध डालते हो, जब वो उबलने लगता है, अगर मान लो उसमें चाय पत्ती डाल देते हो या कुछ और अदरक डाल देते हो या अपना पुदीना कुछ भी डाल देते हो, तो होता क्या है, वो जो उसमें एलिवेशन हो रहा होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और उसको हमको जो वो गैस का एलिवेटर होता है उसको घुमाना पड़ता है। जब उसको अपन घुमाते हैं तो फिर से उसी तरह से उबलने लगती है चाय। हुआ क्या बेटा, जब हमने उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल ऐड किए, जब उसमें अपन ने थोड़े से सोल्यूट पार्टिकल ऐड किए तो हुआ क्या, सोल्यूट पार्टिकल ऐड करने की वजह से उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल थे उनको भी हीट चाहिए थी। पहले सिर्फ ये सॉल्वेंट पानी ही हीट ले रहा था, अब जो सोल्यूट पार्टिकल इसमें चले गए वो भी हीट एब्जॉर्ब करने लगे। उसकी वजह से क्या हुआ, इसको भी जब हीट चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो गया, सोल्यूशन का बढ़ गया। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बॉइलिंग point of solution is greater than boiling point of pure solvent। boiling point of pure solvent। अब इसको जब लिखते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं ना, TB greater than TB0 लिख सकते हैं। अब इसको जब चेंज निकालोगे बेटा तो क्या लिखोगे, TB माइनस TB0 लिख सकते हैं। ये क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, चेंज इन डेल्टा टीबी। ये क्या है, चेंज इन डेल्टा टीबी। अब इसके रिलेशन देखते हैं। कहते हैं जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी मतलब एक तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा एलिवेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। जब एलिवेशन उतना ज्यादा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डेल्टा टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको एक छोटा सा चीज पढ़ाऊंगा, उसको कहते हैं वेन हॉफ फैक्टर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और जब यहां पर इन दोनों रिलेशन को सम करके एक साथ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो हम लिखते हैं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू आई। और यहां पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहां पे निकल के आता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं या अपन इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट जब ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है Kb इंटू
m इंटू आई कहलाता है, KB इंटू m इंटू आई कहलाता है। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है। इसको और चाहो तो ओपन कर सकते हो, इसको और चाहो तो ओपन कर सकते हो, तो हम लिख सकते हैं TB माइनस TB नॉट इक्वल्स टू m इंटू आई इंटू KB, m इंटू आई इंटू KB। ये हमारे पास पूरा रिलेशन निकल के आता है। बात समझ में आई आपके कि क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? By adding solute particles, their boiling point increases. By adding solute particle, the boiling point of solution increases. Is that clear? बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई तो इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने जैसा कि कहा था कि हम इस चैप्टर को खत्म करने के बाद लास्ट सेशन में क्वेश्चंस का डिस्कशन जरूर करेंगे। तो हम अगली क्लास में जो अगला इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स लगाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हमारी नीट में, जेई में या किसी और एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, एक दो क्वेश्चन करीब करीब इसको भी मैं 30-40 मिनट की पूरी वीडियो में डिस्कस करते हुए सारी प्रॉब्लम्स को करवाऊंगा। चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अगला बेटा, अगला क्या है हमारा? अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी मैं इस पर ग्राफ भी डिस्कस करूंगा कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन पॉइंट, दोनों का ग्राफ अगर हम एक साथ डिस्कस करेंगे तो हमको समझ में आएगा। पहले मैं आपको पढ़ा दूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? डिप्रेशन, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यह बंदा डिप्रेशन में चला गया। किस में चला गया? डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा किसी भी चीज का घट जाना। अब क्या कोई बंदा जो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्या वो 100% इफिशियंसी के साथ वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। वही होता है यहां पर भी। होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, हमारे पास मान लो प्योर सॉल्वेंट है, और इस प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो TF नॉट है। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हुआ क्या? हुआ कुछ खास कि इसमें हमने थोड़ा सा सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट पार्टिकल। वही अपना मान लो NaCl के सोल्यूट पार्टिकल अपन ने ऐड कर दिया। प्योर पानी था, मान लो जल ही जीवन सिर्फ लिया था हमने इसमें NaCl ऐड कर दिया। तो ये हमने मान लेते हैं TF। इसको क्या मान लेते हैं? TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तुमसे किसी ने पूछा सोल्यूट पार्टिकल ऐड करने पर इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ा? क्या इफेक्ट पड़ा? तो तुम क्या बताओगे इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर? होगा क्या कि जैसे मान लो तुमने दो ऐसे शरबत बनाओ, एक सिर्फ प्योर वाटर रख दो और दूसरे में क्या रखो? चीनी और पानी का मिक्सचर फ्रीजर में रख दो। देखो पहले फ्रीज कौन करेगा? पहले फ्रीज आपका पानी करेगा, उसके बाद आपका वो जो सोल्यूट जिसमें नमक डाला था, चीनी डाली थी, वो बाद में फ्रीज करेगा। ऐसा क्यों हुआ? हुआ इस वजह से क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स जो थे वो बीच बीच में जाकर के फंस गए। जैसे मान लो कोई बंदा पानी में तैर रहा है, ठीक है, अचानक से वो झील जमना, वो नदी जमना शुरू हो जाए, तो तुम क्या बोलोगे? जम गया, वो बंदा जम गया कि फंस गया? आप जाहिर सी बात है कहोगे वो बंदा फंस गया। जब वो चारों तरफ से फंस गया तो हम क्या कहते हैं? सोल्यूट पार्टिकल कभी फ्रीज नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, सोल्यूट पार्टिकल कभी फ्रीज नहीं होते। सोल्यूट पार्टिकल हमेशा इस जो सॉल्वेंट होगा उसके बीच बीच में क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। जब सॉल्वेंट के बीच में सोल्यूट पार्टिकल फंस जाएंगे तो होगा क्या? वो थोड़ा सा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। जब सरफेस एरिया बीच से इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो फ्रीज हो रहा था, वो और नीचे चला आएगा। वो और नीचे, जैसे मान लो कोई भी पानी था वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था, तुमने नमक डाल दिया, अब उन 0 से नीचे -1, -2, -3, -4 पर फ्रीज हो रहा शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। सोल्यूट पार्टिकल डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? अपने आप डिक्रीज कर गया। तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन तुमसे एक से छोटा सा पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या नन, ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया हमने। इसमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है अगर मैं बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? तो ये देखो -4 डिग्री सेल्सियस यहां पर, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। अगर मैं पूछता ऐसे ऐसे इक्वेशन आता है, क्या होता है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट का अपने आप कम हो जाना। तो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो 100 के ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीज होना शुरू 0 से शुरू होगा, उसके ऊपर तो फ्रीज होगा ही नहीं कोई लिक्विड, मतलब इन जनरल वाटर अगर है तो फ्रीज होगा ही नहीं, तो हमें इसके नीचे लाना पड़ेगा। किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? जाहिर सी बात है वो बहुत नीचे आना पड़ेगा उसको फ्रीज होने के लिए, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF, उसको जब लिखते हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे? TF कौन ज्यादा है? TF नॉट ज्यादा है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो गया और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो TF नॉट -TF। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब इसको करते हैं तो हमारे पास जो पूरा फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है, इसका रिलेशन जो निकले TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेन हॉफ फैक्टर I के। इन दोनों इक्वेशन को जब एक साथ लिखते हैं तो डेल्टा TF इक्वल्स टू M इंटू I लिखते हैं, और डेल्टा TF जब ओपन करके लिखते हैं तो TF नॉट -TF इक्वल्स टू M इंटू I, और डायरेक्टली उसको हटाया है तो एक कांस्टेंट यहां पर भी आएगा, इसको लिखेंगे KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये बीच में जो M है वो मोलैलिटी है, मोलैलिटी आप यहां पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं W इंटू 1000 अपॉन M इंटू WB, क्योंकि यहां मास ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं WB। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया बेटा। बात समझ में आ गई ये सारी चीजें? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। आई अपन समझ चुके हैं, I किसको कहते हैं? वेन हॉफ फैक्टर को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आप ये दोनों ग्राफ देखो और ग्राफ से समझो। ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसका ग्राफ है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एनसीईआरटी का ग्राफ है, बहुत ध्यान समझेंगे। ये ग्राफ किसके किसके बीच में बना है? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। ये भी बना है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। ये ग्राफ साफ साफ हमको बता रहा है कि जैसे जैसे इधर देखो, आप समझो बात को, जैसे तो टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है? जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट माना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB माना है। एक्स एक्सिस पर अगर आप देखो तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ाया है तब बॉइलिंग पॉइंट इसका आगे की तरफ बढ़ गया, देखो। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर नीचे की तरफ कर रहा है, कम है। मैंने आपको कल ही बताया था बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। सेम वही चीज यहां पर दिखा रहा है कि यहां देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और यहां पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखो इधर की एक्सिस पर पहले की तरफ है। तो ये हमारा इसका जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कम है, सॉरी उल्टा बोल, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा है जबकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। बात समझ में आई कि आगे की तरफ यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्यूशन का। अब यहां पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, आपको समझने को देखने को मिल रहा है कि पहले फ्रोजन सॉल्वेंट, हमने एक सॉल्वेंट लिया जो फ्रीज था, जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा करने पर देखो TF ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन है और TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। मैंने कहा था आपसे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा सॉल्यूशन का होता है वो हमारा कम हो जाएगा, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहां पर ज्यादा हो जाएगा। आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो
ये इधर की एक्सिस पर ये पहले की तरफ है और ये लिक्विड सॉल्वेंट जो था ये सोल्यूशन था। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखो कम है, जबकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा ज्यादा है, जबकि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा हमारा क्या है, कम है। ये रिलेशन दिखा रहा है हमारा। ये है हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ और ये है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। बात समझ में आई पूरी? ये थी हमारी बात किसकी, दो कोलिगेटेड प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और सॉरी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। हमारे पास चार कोलिगेटेड प्रॉपर्टीज थी। हमने बात किया पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की, दूसरी बात की हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब बात करने जा रहे हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग, बात से शब्द सही समझो, वेपर प्रेशर का डिक्रीज कर जाना, रिलेटिवली डिक्रीज कर जाना। रिलेटिवली डिक्रीज कर जाना मतलब कुछ समझ में नहीं आया, आओ थोड़ा और गौर से समझते हैं इसको। P नॉट है हमारे पास और P है हमारे पास, इसको PS मान लो, P मान लो। P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप खुद बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका, बस यही सीधे क्रिएट करना है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे हमने कहा था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, मैंने अभी जस्ट बताया था जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इसका वेपर प्रेशर कम। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो बेटा वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन का कम हो गया। तो अगर हमें निकालना है चेंज, अगर हमें निकालना है तो यहां पे इसका मतलब समझने क्या है, P ज्यादा है P नॉट से, तो अगर हमें चेंज निकालना है, डेल्टा P निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, P माइनस P नॉट। P माइनस P नॉट कौन ज्यादा है, सॉरी यहां पे वेपर प्रेशर की बात करें ना, P नॉट ज्यादा होगा P से, क्योंकि हमारे पे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज्यादा तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम। और यहां पर क्या देखने को मिला, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा, तो P नॉट माइनस P, क्या हो गया P नॉट माइनस P, डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो गया, P नॉट माइनस P। अब हमें देखते हैं, हमें राउट्स लॉ से समझने को मिला था जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किससे बताया था, राउट्स लॉ ने। ये किसने बताया था, राउट्स लॉ। फ्रॉम राउट्स लॉ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हमने जब इसका रिलेटिव बात की, रिलेटिवली बात की, किससे बात की, रिलेटिवली बात की, तो डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा P अपॉन P नॉट मान लेते हैं, क्योंकि हम रिलेटिव चेंज इसमें देखते हैं कि पहले कितना था और चेंज कितने का हुआ, पहले कितना था और चेंज कितने का हुआ। तो यहां पे हमें निकल के आया फॉर्मूला P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भैया, मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ फॉर्मूला हमको मिल जाता है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। अपन क्या कहते हैं, यहाँ कोई कांस्टेंट लेके नहीं चलते, इज इक्वल टू डायरेक्ट बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन। जब इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, मोल फ्रैक्शन अगर लिखो तो आप लिखोगे Na, मान लो दो सॉल्वेंट थे, Na प्लस NB, लिख सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हैं, जब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास निकल के आता है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू, इफ NB इज वेरी वेरी, या Na मान लेते हैं, Na इज वेरी 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 लेस देन NB, Na बहुत कम है NB कंपेरिजन में, तो Na, सो Na इज नेग्लेक्टेड, Na को क्या कर दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na अपॉन NB, क्या बन गया बेटा फॉर्मूला, Na अपॉन NB। इसको चाहो तो थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हो, इसको चाहो थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हो, और यहां बन गया P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू
Na की जगह क्या रख सकते हो, WA अपॉन Ma, मोल खोल दिया, और यहां पर WB और ऊपर चला गया MB। ये एक फॉर्मूला आपका निकल आया, ये एक फॉर्मूला आपका निकल आया। तो पूरी बात समझ में आई, पूरी बात क्या यहां पर आपको समझ में आई, कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया। हमने किया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हमने देखा कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है, सॉल्वेंट का ज्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल जब इसमें चले आए, जब सोल्यूट पार्टिकल ऊपर से मिल गए तो जाहिर सी बात है वेपर उतने अमाउंट में नहीं बना पाएगा वो। जब हमने इससे समझा तो हमने लिखा P नॉट ग्रेटर देन P, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर से ज्यादा। जब हमने इसको चेंज निकाला तो हमने लिखा P नॉट माइनस P, P नॉट माइनस P मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है उसको हम इस तरह चेंज अगर निकालें तो ज्यादा माइनस कम करते हैं, ज्यादा माइनस कम कर दिया। हम जानते हैं राउल्ट्स ने बताया कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड की सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसी से हमने कंपेयर किया, जब इसको रिलेटिवली कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया कि चेंज कितने का हुआ अपॉन इनिशियल, चेंज कितने का हुआ अपॉन इनिशियल, चेंज कितने का हुआ अपॉन इनिशियल, चेंज कितने का हुआ P नॉट माइनस P, इनिशियल कितना था P, रिलेटिवली हमने देख लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कहा कि राउल्ट्स से उठाया था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन उठा करके हमने जब इसको आगे की तरफ बात की तो यहां लिख दिया P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। जब यहां पे इस फॉर्मूले को ओपन किया तो Na अपॉन Na प्लस NB, Na इज वेरी लेस देन NB, फॉर्मूला हो गया Na अपॉन NB, और जब इसको ओपन किया तो यहां पे एक फॉर्मूला हमारा निकल के चला आया। बात समझ में आई यहां पर कि इसको हमने कैसे डिराइव किया, इस चीज को हमने कैसे डिराइव किया, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी मोटी बातें जो हमने यहां पर की हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली रिलेटिवली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, किसकी बात कर ली हमने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। अब हम बात करेंगे, बेटा अपनी अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, थोड़ा बायो में आता है। हमने वहां पे टर्म पढ़ा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ, समझना बात को, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल या कोई भी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, किसी भी चीज का। डिफ्यूजन का मतलब होता है अपने हाई से अपने लो की तरफ जाना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाता है। और यहीं से एक छोटा मोटा टर्म है, मिलता जुलता टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमने यहां क्या लगा दी, SPM लगा दी। मान लो सॉल्वेंट रख दिया और इधर साइड में हमने सॉल्यूशन रख दिया, हमने इसको ऐसा क्लोज कर दिया। बताओ सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां जाएगा, तो यहां पर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ऑस्मोसिस में क्या होगा, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां बोलते हैं डिफ्यूजन, मतलब तो कोई भी चीज हायर से लोअर की तरफ जा रही है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन हर जगह डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलता है हमको, जैसे हमारी मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां पर डिफ्यूजन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। कि यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा कहां से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हमारी मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ओनली परमेबल फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल। ये सिर्फ सॉल्वेंट के लिए परमेबल होती है, सॉल्यूट पार्टिकल के लिए परमेबल नहीं होती है। तो होगा क्या कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा फ्रॉम अपने हायर से अपने लोअर, अपने हायर मतलब यहां सिर्फ पानी है, यहां पे पानी के साथ साथ कोई सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कहां जाता है, यहां पर जाता है, यहां पानी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां जाएगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ।
इसको हमने क्या बोला, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको क्या बोला हमने, ऑस्मोसिस। हम ऑस्मोसिस तो पढ़ नहीं रहे थे, हमको क्या पढ़ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा होता है movement of solvent particle from its higher concentration to its lower concentration, the pressure applied on the solution। बात समझना, the pressure यही समझ आएगा, the pressure applied on the solution, the pressure applied on the solution site to prevent osmosis, to prevent osmosis, pressure applied on the solution side to prevent osmosis। अब देखो हुआ क्या रहा था, ए से बी की तरफ जा रहा था, तुमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर लगा दिया। जैसे मान लो पानी इधर से इधर की तरफ आ रहा है, अब तुमने इधर कोई प्रेशर लगाया कि ये ऑस्मोसिस पानी इधर से इधर की तरफ आना रुक गया, पानी इधर से इधर की तरफ आना रुक गया, पानी इधर से इधर की तरफ आना रुक गया। तो इसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई? डिफ्यूजन क्या, किस हायर से लोअर की तरफ जाना है, डिफ्यूजन। और अगर मैंने कहा वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल जा पाए अपने हायर से अपने लोअर की तरफ, तो ऑस्मोसिस। और उसी ऑस्मोसिस को रोकने में जो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, इज नोन एज osmotic pressure, is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure। अब यहां थोड़ा सोच के बताना, osmotic pressure कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा osmotic pressure उतना ज्यादा होगा कि कम होगा? कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा osmotic pressure भी उतना ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सी कंसंट्रेशन, या इसको सी को अपन क्या बोलते हैं यहां पर, मोलैरिटी कहते हैं बेटा। सी को क्या बोलते हैं बेटा, मोलैरिटी कहते हैं। तो पाई डायरेक्टली सी, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंट ऑफ फैक्टर के। जाहिर सी बात, सोल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। तो पाई जब डायरेक्टली होता है कांस्टेंट आता है, तो पूरा फॉर्मूला आता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी। और यहां पर एक चीज हमने लिखा, पाई अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो फॉर्मूला यहां से निकल के आता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, और जब वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हो जाएगा आई सी आर टी। यहां फॉर्मूला बन जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर के साथ पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। यह है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, the pressure applied on solution to prevent osmosis called osmotic pressure। जितना ज्यादा concentration osmotic pressure उतना ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे osmotic pressure उतना तेज हो जाएगा, जितना ज्यादा solute particle osmotic pressure उतना ज्यादा होगा। फॉर्मूला बन गया पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। सी मतलब मोलैरिटी है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, और आर की अपने पास तीन वैल्यू होती है। एक होती है 0.0821, ये लेते हैं बेटा लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ऐसे लिखते हैं। आर की दूसरी वैल्यू लिखते हैं 8.314, ये होती है बेटा जूल में। और आर की तीसरी वैल्यू होती है वो 2 होती है, वो होती है कैलोरी में। तो आर की 3 वैल्यू लेके चलते हैं। टी क्या है अपना? टी क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है बेटा? टेम्परेचर है। तो ये हमारी पूरी बात हुई किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जिसको अपन डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बातें क्लियर है? और आज का अपन लास्ट टॉपिक बात करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है वेंट हॉफ फैक्टर। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टॉपिक है वेंट हॉफ फैक्टर। इसे वांट हॉफ फैक्टर भी बोलते हैं, वांट हॉफ फैक्टर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। यह मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपको बताया है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का सबसे पहले मैं यही खत्म कर दूं, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उनका जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होती है, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं, उनके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यूज भी बदलती हैं। अब मैं आपको, अगर मैं डिसोसिएशन केस की बात करूं, अगर मैं डिसोसिएशन केस की बात करूं तो उसमें क्या होगा डिसोसिएशन केस में। जैसे मान लो हमारे पास NaCl है, 1:1 टाइप सॉल्वेंट है, NaCl है, ये टूटा किसमें टूटा, Na प्लस Cl माइनस। बहुत आराम समझिएगा, आपको पूरा वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आ जाएगा। एट T = 0 जब शुरुआत हुई तो यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 था, ये 0 था और ये 0 था। कुछ टाइम बाद ये कितना खत्म हुआ, 1 माइनस मान लेते हैं अल्फा, ये कितना बना अल्फा और ये कितना बना अल्फा। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इसका टोटल मोल्स कितने हैं, इसके टोटल मोल्स कितने हैं, यहां पर टोटल मोल्स जब आप निकालोगे, टोटल मोल्स निकालोगे तो होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ये निकालो ना 1 माइनस अल्फा, तो यहां अल्फा से अल्फा कट गया, क्या आया 1 प्लस अल्फा। और जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, यही फॉर्मूला आप लगाएंगे हर जगह। और फर्जी 10 तरह के फॉर्मूले जो उसमें लिखे हैं किताब में, उससे मतलब नहीं है। आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले, बाद में और डिसोसिएशन के पहले। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 प्लस अल्फा, तो रख दो बेटा 1 प्लस अल्फा। अब डिसोसिएशन से पहले 1 ही रहेगा, तो I की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा। अगर इफ डिसोसिएशन इज 100%, अगर डिसोसिएशन 100% हो जाए, अगर 100% इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाए तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये 1 हो जाती है तो I यहां पर हो जाएगा 2, 1 प्लस 1, यार तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ये किसके लिए था, 1:1 टाइप सॉल्वेंट के लिए था। अगर मैं इसके आगे बात करूं, मान लो NaCl को छोड़ करके मैं किसी और सॉलिड पार्टिकल की बात करता हूं, मान लो हमने लिखा Na2SO4, इसको तोड़ो 2Na प्लस SO4 2 माइनस, यहां पर देखो कितने बने, T = 0 पर ये 1 है, ये 0 है और ये 0 है। एट T टाइम 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा और ये अल्फा। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट कितने, 1 माइनस अल्फा और 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो यहां निकल गया 1 प्लस 2 अल्फा। जोड़ दो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 अल्फा। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूले में रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। अगर 100% डिसोसिएट हो रहा होगा तो कितना चला आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो अपन यहां पर एक चीज नहीं निकाल सकते, देखो कितने आयंस हैं इसके पास, आयंस कितने हैं 3, उसके पास आयंस कितने थे 2। अगर वहां पर 3 आयंस थे, यहां 2 आयंस थे, तो एक जनरल फॉर्मूला यहां पर बन जाता है I = 1 प्लस n-1 अल्फा। I = 1 प्लस n-1, मतलब 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 अल्फा। वहां कितने थे 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया अल्फा। तुमसे अगर नॉर्मली किसी से पूछ ले, बताओ Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए वेंट ऑफ फैक्टर, तो कुछ ना करो, यही फॉर्मूला लगाओ ना। कितने आयंस है 2 और 3, 5 आयंस हो गए, तो 1 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 अल्फा। निकालो, इतना ही आएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। ये इस तरह से हमारी पूरी वेंट ऑफ फैक्टर की भी बात हो गई, और यहां पर हमने इन सारी चीजों को खत्म किया। हम तो अगर आपको वीडियोस पसंद ना आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।